हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2025 का जो ये सैंपल पेपर आया हुआ है ना क्लास 9 का, इसका हम लोग आज सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग जीके पार्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे जीके पार्ट को ख़त्म कर लेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग सारे सब्जेक्ट्स को फिनिश कर लेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। ठीक है, और अगर आपने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो कोर्स भी ज्वाइन कर लेना। सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, आप समझ रहे हो, सिर्फ 200 रुपीज़ का कोर्स है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कमेंट बॉक्स पे भी मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, आप बस लिंक पे क्लिक करो, सिर्फ 200 रुपये डाल के कोर्स ज्वाइन कर लो। बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन कोर्स है, हज़ारों बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, आप लोग भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे एकदम कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आपको आपको हिंदुस्तान ओलंपियाड की। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, सब कुछ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ 200 में। तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। बहुत बहुत लोगों ने तो कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जीके। ठीक है, देखते हैं हम लोग जनरल नॉलेज। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में, इन विच स्टेट, कौन से स्टेट में वाज इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट लॉन्च्ड। इंडिया के कौन से ऐसे स्टेट में फर्स्ट एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना की शुरू किस स्टेट में हुई थी, कौन से राज्य में हुई थी, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ये जो एटॉमिक पावर का प्रोजेक्ट है ना, ये कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ था सबसे पहली बार पूरे इंडिया में। कौन से ऐसे स्टेट में एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, इंडिया के कौन से स्टेट में। ठीक है, तो कौन से स्टेट में लॉन्च हुआ था, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ था। ठीक है, महाराष्ट्र वाज इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट स्टेट। ठीक है, महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है जहां पे पहली बार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इन विच ईयर, कौन से साल में, कौन से साल में, कौन से वर्ष में वाज केडा केडा सत्याग्रह लॉन्च्ड। कौन से साल में, कौन से साल में केडा सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह जो है ना, ये महात्मा गांधी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था खेड़ा सत्याग्रह किसानों के लिए। ठीक है, किसानों के लिए कहाँ पे किया था, खेड़ा, खेड़ा से स्टार्ट किया था। ठीक है, खेड़ा एक स्टेट है, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, खेड़ा एक जो है डिस्ट्रिक्ट है, गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है खेड़ा। ठीक है, तो वहाँ से स्टार्ट किया गया था किसानों के लिए एक प्रोटेस्ट, है ना। ओके, गुजरात में एक सत्याग्रह स्टार्ट किया गया था। कौन लॉन्च किया था, महात्मा गांधी लॉन्च किए थे। कब लॉन्च किए थे। ठीक है, क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है कि कौन से साल में, कौन से वर्ष में खेड़ा सत्याग्रह को लॉन्च किया गया था। ठीक है, महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा सत्याग्रह को कौन से वर्ष में, कौन से साल में लॉन्च किया गया था। तो 1918 में लॉन्च किया गया था, 1918 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था, 1918 में, 1918 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, हमारे वीडियोस हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले सारे बच्चे देखते हैं, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके पढ़ा दूँ। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, है ना, वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, वायरल कर दो। ठीक है, बच्चे बच्चे तक पहुंचा दो ये वीडियो जिन्होंने हिंदुस्तान ओलंपियाड में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, 3 नंबर देखते हैं, है ना। आखिर किंग ऑफ हिंदुस्तान ओलंपियाड पढ़ा रहे हैं आपको, तो यार रियली वेरी लक्की, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हु वॉन द द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर रेसलिंग इन 2022। देखो रेसलिंग मतलब होता है कुश्ती। ठीक है, कुश्ती, रेसलिंग का जो मतलब है ना, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। ठीक है, नीचे हिंदी भी लिखा हुआ है ना, हिंदी मीडियम वाले आप लोग यहाँ पे हिंदी भी पढ़ सकते हो, है ना। ठीक है, रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती। ठीक है, मतलब कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड कुश्ती में, है ना, रेसलिंग में, कुश्ती में 2022 में कुश्ती में कौन जीता था। ठीक है, देखो कुश्ती जब लड़ते हैं ना तो एक अवार्ड होता है, कुश्ती जो जीतता है उसको एक अवार्ड मिलता है। कौन सा अवार्ड मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है, समझ रहे हो। तो 2022 में, है ना, कौन से साल में, 2022 में कौन कौन जीता था ये द्रोणाचार्य अवार्ड, कौन जीता था रेसलिंग में 2022 में, कौन जीता था ये द्रोणाचार्य अवार्ड। तो ये जीते थे सुजीत मान। कौन जीते थे, सुजीत मान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, सुजीत मान जीते थे, है ना, सुजीत मान द्रोणाचार्य अवार्ड जीते थे। कब जीते थे, वो रेसलिंग के लिए जीते थे, 2022 में जीते थे। ठीक है, वो रेसलिंग मतलब कुश्ती में, है ना, कुश्ती में इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, तो 2022 में इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। ठीक है, आई होप क्लियर है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, सुजीत मान,
है ना, सुजीत मान। सुजीत मान को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था कुश्ती के लिए, रेसलिंग के लिए। कब मिला था? 2022 में मिला था। सब कुछ याद रखिएगा, ठीक है। ओके, देखते हैं ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, दयानंद सरस्वती, है ना, सबको इनको जानते होंगे दयानंद सरस्वती को, है ना, आर्य समाज से बिलोंग करते थे, है ना, आर्य समाज से। इनके बारे में थोड़ा पता रखो, है ना, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इनके बारे में आप पता रखो। महात्मा गांधी हो गए, है ना, पूरा एकदम डिटेल निकाल के रखो, इनके बारे में पूरा पढ़ लो, है ना, कि ये कब क्या किए थे, है ना, कब इनका जन्म हुआ, कब इनकी मृत्यु हुई, सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ये सब पढ़ के जाना आप लोग, तभी कर पाओगे, है ना। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दयानंद सरस्वती जो है ना, बहुत पूज्य आदमी है ना, दयानंद सरस्वती कब बॉर्न हुए थे, ठीक है, कब बॉर्न हुए थे। अच्छा, यहाँ पे डेट बताना है, ईयर आपको गिवन है, आपको डेट बताना है, ठीक है। बोल रहा है दयानंद सरस्वती वाज बॉर्न ऑन डैश 1824। दयानंद सरस्वती जो है वो 1824 में बॉर्न किए थे। 1824 में, 1824 में ही उन्होंने जन्म लिया था, लेकिन किस तारीख को जन्म लिया था आपको ये तारीख बताना है, ठीक है। कौन से तारीख में, कौन से महीने में जन्म लिया था ये बताना है, ठीक है। दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ है? दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ है, ठीक है। 12 फरवरी 1824 में हुआ है, याद रखिएगा। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में हुआ है। दयानंद सरस्वती वाज बोर्न ऑन 12 फरवरी 1824, याद रखिएगा। ईयर भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिए, मंथ भी, ठीक है, तीनों चीज याद रखिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या बोल रहा है। हु इज द करेंट एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा काफ़ी फेमस है ना। तो जो एमडी है और जो सीईओ है वो एक्चुअली कौन थे? डॉक्टर डिबा डाटा चंद थे, ठीक है, डॉक्टर डिबा डाटा चंद थे, ठीक है, वही है सीईओ और एमडी, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के, ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को, है ना। ऑप्शन में क्या दिया गया है? डिबा डाटा चंद थे ना, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। संजीव चंदा है, ठीक है, संजीव चंदा है ना, संजीव चंदा, चड्डा है ना, चड्डा, संजीव चंदा, है ना। इसको, इसका आंसर मुझे भी नहीं पता था, हाँ, ठीक है। तो आप लोग पर याद रखना, ठीक है। जो एमडी हैं, जो क्या है, एमडी वर्तमान प्रेजेंट के एमडी और सीईओ बैंक ऑफ बड़ौदा के कौन है? संजीव चड्डा है, ठीक है, संजीव चड्डा है ना। गूगल में संजीव चड्डा आ रहा है तो यही सही है, ठीक है, संजीव चड्डा, है ना, शायद पहले होंगे वो, है ना, संजीव चड्डा अभी के शायद होंगे, है ना, प्रेजेंट के, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग कि जो एमडी है और सीईओ है कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के, वो कौन है? संजीव चड्डा है। संजीव चड्डा इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा, क्लियर है, ठीक है। संजीव चड्डा कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा की वर्तमान एमडी है और सीईओ है, ठीक है, याद रखिएगा आंसर, ठीक है। संजीव चड्डा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, संजीव चड्डा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 6। चलो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया इस बार, क्वेश्चन नंबर 6। द बैटल ऑफ द फर्स्ट टारेन, ट्रेन बोलो जो बोलना हो आपको, ठीक है, आप जो भी प्रोनाउंस करना चाहते हो टारेन बोल लो, ठीक है। जो बैटल था पहले ट्रेन टारेन का, टराइन का, अच्छा टराइन बोल सकते हैं, ठीक है, जो मन करे, ठीक है। तो जो बैटल था फर्स्ट ट्राइन का वाज फॉट बिटवीन पृथ्वीराज चौहान एंड, जो पहली लड़ाई थी ना, पहला जो युद्ध था, है ना, प्रथम तराइन का जो युद्ध था पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था बताना है आपको, ठीक है। पहला जो फर्स्ट ट्राइन वार था, बैटल था, ये किनके बीच लड़ा गया था? उसमें से एक तो पृथ्वीराज चौहान है, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन थे? नहीं समझ में आया? फिर समझाता हूँ, देखो सुनो। पहला जो ये ट्राइन का जो वार हुआ था, बैटल हुआ था, ये पृथ्वीराज चौहान और किसके साथ लड़ा गया था, ठीक है। प्रथम तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था आपको बताना है। तो ये जो पहला तराइन फर्स्ट बैटल है ट्राइन का, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा आंसर, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ, इंपॉर्टेंट है इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो फर्स्ट ट्राइन बैटल है, ठीक है, ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था, है ना। इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी गूगल वगैरह में देख लेना, ये आपकी बुक में भी होगा, है ना, तो वहाँ भी आप थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, इसके बारे में कि कैसे कैसे लड़ाई हुआ था, कितनी बार लड़ाई हुआ था, है ना। यहाँ पे तो फर्स्ट लड़ाई की बात की जा रही है, पहली लड़ाई में कौन जीता था, है ना, इसी करके जान लेना कौन जीता था इस लड़ाई में, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पता कर लेना। 7 नंबर देखते हैं।
इस क्वेश्चन को बिना देखे भी मैं आंसर कर देता, बस इतना सा पढ़ लिया, हाईएस्ट पीक पढ़ लिया, हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ये मैंने पढ़ लिया ना, यहाँ पे तुरंत मैं टिक कर दूंगा। कंचनजंगा, कंचनजंगा इज द करेक्ट आंसर। सबको पता है, सबको पता है, आपको भी पता होगा, है ना। हाईएस्ट पीक क्या है, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया। इंडिया में हाईएस्ट पीक कौन सा है? हाईएस्ट पीक मतलब ऊंची चोटी, है ना। ऊंची चोटी कौन सी है? पूरे भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी है? कंचना, कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा जो है वो हाईएस्ट पीक है इंडिया का, हाईएस्ट चोटी है ना, ऊंची चोटी है, ठीक है। हाईएस्ट मतलब ऊंची, पीक मतलब चोटी। ऊंची चोटी कौन है इंडिया में? कंचनजंगा है, ठीक है, कंचनजंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। आई होप क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो, ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर में मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वही सब मैच हो रहा है ना। जब सैम्पल पेपर में मैच हो रहा है तो ऑब्वियसली है एग्जाम में भी मैच होगा। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एकदम देखो सैम्पल पेपर में भी आ रहा है ना। मैंने जीके का एक वीडियो अपलोड किया था, अगर आपने देखा हो तो। नहीं देखा तो जाके देख लेना, ठीक है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 10-20 क्वेश्चन मैंने कराए हैं जीके के इंपॉर्टेंट वाले, जो कन्फर्म एग्जाम में आएंगे, ऐसे वाले, ठीक है। तो देखो आ रहा है, मतलब कोर्स बहुत जरूरी है। आप लोग जाकर कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना। जिन्होंने नहीं किया है कोर्स ज्वाइन, जाके कर लो, है ना। सिर्फ 200 का कोर्स है, 200 में कुछ नहीं होता, ठीक है। ओके, 8 नंबर देखते हैं। बस कोर्स होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। देखो क्या है 8 नंबर। विच सिटी इन इंडिया इज नॉन एज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। बता दो। पढ़ाया है मैंने ना, मुंबई, ठीक है। बम्बई, मुंबई जो बोलना हो, ठीक है। बॉम्बे भी बोलते थे एक ज़माने में, ठीक है। इसका नाम चेंज होता रहता है ना। तो मुंबई इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। फाइनेंशियल कैपिटल इंडिया की क्या है? मुंबई है, ठीक है। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। भारत का कौन सा शहर भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में जाना जाता है? वित्तीय मतलब वही फाइनेंशियल, है ना, पैसा वाला, समझ जाओ, पैसा वाला बात जहाँ पे हो जाए, ठीक है। तो पैसा वाला बात वाला शहर कौन सा है? मुंबई, है ना। मुंबई में बहुत पैसा है, ठीक है, ऐसे ही समझो, है ना। तो मुंबई इज द कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, मुंबई। देख रहे हो, आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछ देगा कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो सबको ही बता दोगे दिल्ली, है ना। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, है ना। न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। लेकिन आप क्लास 9 क्यों, आपसे ऐसे नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा फाइनेंशियल कैपिटल बता दो इंडिया का, मुंबई। याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन कन्फर्म आ रहा है, आप समझ जाओ। नहीं आया तो फिर देख लेना, आएगा, कन्फर्म आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, आसान है, देखो। विच इज द लार्जेस्ट कंटिनेंट बाय एरिया, बता दो। लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन है इंडिया, इस पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट कंटिनेंट कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? क्षेत्रफल मतलब वही एरिया से, है ना, एरिया, एरिया। कौन सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन सा है जिस कंटिनेंट में हम लोग रहते हैं? एशिया, है ना, एशिया, है ना। क्लियर है। सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा कंटिनेंट कौन है पूरे वर्ल्ड में? एशिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ, आपको याद हो तो, है ना। सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ ऑलमोस्ट, है ना। मेरी वहाँ से बना दिया क्या सैम्पल पेपर शायद, है ना। मैंने जो क्वेश्चंस कराए वहीं से सारे क्वेश्चंस लिए गए हैं। इन हाउ मैनी ब्रॉड कैटेगरीज डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स। इसका आंसर तो सबको पता होगा, 6, है ना, 6, है ना। 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये भी क्वेश्चन शायद करा चुका हूँ, है ना, सी नंबर, ठीक है। कोर्स वाले बच्चे समझते होंगे, है ना, सी नंबर, ठीक है, 6 हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन देखो फिर पढ़ देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन बोल रहा है भारतीय संविधान मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अपने नागरिकों को कितनी व्यापक श्रेणियों के मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? मतलब कितनी कैटेगरीज हैं, ठीक है, कितनी कैटेगरीज हैं, कितने, हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरीज डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स, ठीक है। सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स कितने कैटेगरीज में दिया जाता है? तो 6 कैटेगरीज में दिया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। आई होप क्लियर है, ठीक है। पढ़ा होगा आपने, है ना, सिविक्स पार्ट पढ़ा है आपने, है ना। जो सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो उनको तो मिक्स ही रहता है, तो वो लोग भी जानते होंगे, फर्स्ट चैप्टर ही होगा कुछ ऐसा फंडामेंटल कुछ करके, है ना, ठीक है। 11 नंबर देखते हैं। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट इंडियाज जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ पहले मुझे जीडीपी का फुल फॉर्म बताओ आप लोग कमेंट्स में। आप लोग मुझे जीडीपी का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। जीडीपी का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। विच सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू इंडियंस जीडीपी।
तो यहाँ पे वही सर्विसेज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर्विसेज है ना, सर्विसेज एक ऐसा सेक्टर है, ठीक है, सर्विसेज में ही सबसे ज़्यादा इंडिया का जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है ना, सेक्टर सर्विसेज हो जाएगा, ठीक है, सर्विसेज है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, एक टाइप का टैक्स होता है, टैक्स है ना, जो सरकार हमसे लेती है। इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, कौन से साल में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया गया था? कौन से साल में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया गया था? ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक टाइप का टैक्स होता है, ठीक है, एक तरह का टैक्स होता है, आप लोग पढ़ोगे आगे, है ना, क्लास 10 में, आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, ठीक है, उसमें मैंने पढ़ा है ना, आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ लोगे आगे, है ना। तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये कौन से साल में इंट्रोड्यूस हुआ था? 2017 में हुआ था, या 16 में हुआ था, या 18 में, या 20 में? कब हुआ था? तो सबको पता है ना, 2017 है ना, मोदी जी के बाद ही हुआ था, 2017 है ना, याद रखिएगा, ठीक है। 2017 अगर याद था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद था तो याद रखिएगा। 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस कराया गया था इंडिया में। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, ठीक है, डेट भी बता देता हूँ, 1 जुलाई, ठीक है, 1 जुलाई 2017 में, 2017 में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार इंडिया में, ठीक है, ठीक है, ऑब्वियसली पहली बार है ना। तो जीएसटी को कब इंट्रोड्यूस कराया गया था? 1 जुलाई 2017 को, याद रखिएगा, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। हु इज सर्विंग एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इन 2024? तो यहाँ पे 2024 लिखा है, हो सकता है आपके एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आ जाए, पर 2024 की जगह 2025 लिखा जाए। तो 2025 के बारे में भी आप लोग जान लेना, ठीक है, पढ़ लेना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंटिनियो गुटेरस, है ना, अंटिनियो गुटेरस, ठीक है, अंटिनियो ग्रुटेटस, जो भी नाम है यार, आप पढ़ लेना, अजीब नाम है पर, ठीक है, क्या नाम है? अंटिनियो गुटेरस, ठीक है, अंटिनियो ग्रुटेरस, ठीक है, अंटिनियो ग्रुटेरस, अंटिनियो ग्रुटेरस, अंटिनियो ग्रुटेरस, अंटिनियो ग्रुटेरस, याद रख लो, ठीक है, अंटिनियो ग्रुटेरस, अंटिनियो ग्रुटेरस, अंटिनियो ग्रुटेरस, अंटिनियो ग्रुटेरस was the is serving as the secretary general of the यूनाइटेड नेशंस इन 2024, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। हिंदी आप पढ़ सकते हो, है ना, कुछ खास है नहीं। 14 नंबर देखते हैं। मैंने यहाँ पे सुंदरबंस का जो ऑप्शन दिख लिया, मुझे यही लगा सही है ना, क्वेश्चन मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहाँ सुंदरबन का ऑप्शन दिख लिया, मैंने टिक कर दिया, पूरा क्वेश्चन मत पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप लोग भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो, है ना। आप लोग क्लास 8 का भी सैम्पल पेपर देखो, क्लास 10 का भी देखो, है ना, तभी कर पाओगे अच्छा मार्क्स स्कोर, ठीक है। सारी क्लासेस का देखो, है ना, आप लोग क्लास 9 की हो तो एटलीस्ट अपनी आगे वाला क्लास, मतलब क्लास 8 का, ठीक है, और अपने पीछे वाले क्लास, अब जो भी आप समझो आगे पीछे, है ना, क्लास 8 और क्लास 10 का आप लोग देखो, ठीक है, तो ही आपका स्ट्रांग होगा, है ना, जीके, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, साइंस, मैथ्स, सब कुछ, है ना। क्लास 8 और क्लास 10 का आप लोग देखो, ठीक है। ओके, मेरे ही बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाएंगे, है ना, यूट्यूब पर फ्री में भी, ठीक है, और नहीं तो मुझसे कोर्स में बोलना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके, 14 नंबर देखो। विच बायोस्फेयर रिजर्व इज नॉन फॉर इट्स यूनिक मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड इज अ यूएनईएसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो यही सुंदरबंस है, ठीक है, सुंदरबंस जो है उसको हम लोग यूनिक, उसका मैंग्रोव फॉरेस्ट मानते हैं हम लोग, ठीक है, और वो क्या है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। हिंदी में आप पढ़ सकते हो, कौन सा बायोस्फेरिक रिजर्व अपने अद्वितीय मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थान है, तो वो सुंदरबंस है, ठीक है, हमारे इंडिया में ही है, ठीक है, इधर पश्चिम बंगाल तरफ है, इंडिया में ही है, ठीक है, पश्चिम बंगाल तरफ में है, तो आप लोग जाकर देखना, है ना, जाना कभी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन आएगा नोबल वाला, एक क्वेश्चन आता है, ये कन्फर्म आता है ना, पूछ देगा ऑथर कौन है, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, सारे क्वेश्चंस करा चुका हूँ। हमारा ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में भी, सैम्पल पेपर में जब मैच हो गया तो एकदम एग्जाम में भी आएगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाएगा उठ के, ठीक है, मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा, बुक का भी नाम सेम आ जाएगा। तो भाई कोर्स में जो लोग हो, ऑल द बेस्ट, ठीक है, आप लोग जीतने वाले हो, नेशनल टॉपर बनने ही वाले हो, समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, वही कि द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स का ये ऑथर कौन है। ठीक है, एक नोबेल का नाम है, ये नोबेल का नाम है। ठीक है, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है, एक नोबेल का नाम है ना। उपन्यास हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, नोबेल को हिंदी में उपन्यास बोलते हैं। तो एक उपन्यास का ये नाम है, एक नोबेल का नाम है द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो इसके ऑथर कौन है, इनके ऑथर कौन है, मतलब इसके राइटर कौन है, ऐसा समझो ना, इसके राइटर कौन है, इसको लिखा किसने है। ठीक है, तो सबको पता है ये किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है ना। अरुंधति रॉय ने लिखा है, अरुंधति रॉय ने ये नोबेल लिखा है। नोबेल का नाम क्या है, द गुड ऑफ स्मॉल थिंग्स। एक जो नोबेल है, द गुड ऑफ, सॉरी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये जो नोबेल है ये किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। ठीक है, ये जो उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने लिखा है। ठीक है, जल्दी मेरी भी बुक आपको मिलेगी, है ना। मेरे भी नॉवेल्स हैं बहुत सारे मैंने लिखे हुए हैं, वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, द नोबेल प्राइज, द नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच कंट्री। कौन से कंट्री को नोबेल पीस प्राइज मिला था। मतलब ये जो नोबेल शांति पुरस्कार है ये किस देश को दिया, किस देश में दिया जाता है ना। ये जो नोबेल पीस प्राइज है ये किस देश में दिया जाता है ना। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज कौन से देश में दिया जाता है, तो ये नॉर्वे में दिया जाता है। राइट, नॉर्वे में दिया जाता है ना। ठीक है, नॉर्वे में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे में कहाँ पे, ओस्लो में दिया जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इतना डिटेल में नहीं आएगा। ओस्लो में दिया जाता है, नॉर्वे में भी एक जगह है ओस्लो, वहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, इतना आपको नहीं आएगा। आपसे सिंपल पूछेगा कि नोबेल प्राइज कौन से कंट्री में दिया जाता है, तो नॉर्वे में दिया जाता है। ठीक है, नॉर्वे में दिया जाता है, नॉर्वे कंट्री का नाम है, वहाँ पे दिया जाता है नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, हु हैज़ वॉन द मोस्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल्स इन मेंस सिंगल्स इन 2024। तो आपसे हो सकता है 2025 का पूछ ले, है ना, एग्जाम में आपसे 2025 का पूछ ले, तो वो पढ़ लेना आप लोग। ठीक है, रिसर्च करके आप लोग खुद पढ़ लेना गूगल से, है ना। तो पर यहाँ पे जो है वही मैं पढ़ के आंसर बता देता हूँ। 2024 में पुरुष एकल में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीते हैं, खिताब, ओके, खिताब किसने जीते हैं। ओके, तो ये नोवक नोवक डाइजोकोविक ने जीते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या लिखा है, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं ना, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ठीक है, 2024 में सबसे ज़्यादा पुरुष एकल में सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीते हैं, नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। ठीक है, नोवाक जोकोविक में जीते। नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा। 18 नंबर देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना, मैंने क्वेश्चन पेपर देख लिया, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या बोल रहा है, विच इंडियन म्यूजिशियन इज फेमसली नॉन एज द गॉड ऑफ वियोलिन। ठीक है, किस भारतीय संगीतकार को वायलिन के देवता के नाम से जाना जाता है। वायलिन के देवता कौन से संगीतकार को बोलते हैं, कौन से सिंगर को बोलते हैं, क्या, कौन से म्यूजिशियन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गॉड ऑफ वायलिन, है ना। वायलिन के देवता किसको बोलते हैं, कौन से इंडियन म्यूजिशियन को वायलिन के देवता बोलते हैं, गॉड ऑफ वायलिन बोलते हैं। तो ये हम लोग बोलते हैं सुब्रमण्यम, एल सुब्रमण्यम को बोलते हैं। ठीक है, पूरा नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, आधा नाम दिया हुआ है। एल सुब्रमण्यम को बोलते हैं। ठीक है, एल सुब्रमण्यम को बोलते हैं। ठीक है, हिंदी भी वही लिखा है ना, एल सुब्रमण्यम, हाँ, एल सुब्रमण्यम को बोलते हैं। कौन से संगीतकार को हम लोग वायलिन के देवता बोलते हैं, एल एल सुबमन सुमन क्या था, सुब्रमण्यम को बोलते हैं। ठीक है, एल सुब्रमण्यम को बोलते हैं, एल सुब्रमण्यम को बोलते हैं, एल सुब्रमण्यम को हम लोग क्या बोलते हैं, देवता बोलते हैं। किसका, वायलिन के देवता बोलते हैं, वायलिन के देवता। ठीक है, वायलिन के देवता कौन से म्यूजिशियन को बोलते हैं, एल सुब्रमण्यम को बोलते हैं। 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश टू प्रमोट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा क्षेत्रीय संगठन स्थापित किया गया था। नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा, पर आंसर बता देता हूँ, एशियन। ठीक है, एशियन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, एशियन। ठीक है, एशियन, है ना। एशियन का फुल फॉर्म बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है,
इंग्लिश में बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो मतलब इसको लाने का पर्पस यही था कि दक्षिण पूर्व एशिया में क्या हो, अधिक आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ को लाया गया था। ठीक है, एशियन को ये लाया गया था, है ना। नहीं आएगा, एग्जाम में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बता देता हूँ। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपीईसी शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। ओपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑपरेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इस प्राइमली फोकस्ड ऑन, तो ये किस चीज़ पे फोकस करता है, तो यहाँ पे पेट्रोलियम का नाम आ गया, पेट्रोलियम मतलब ऑयल का नाम आ गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छोटा सा दिमाग लगा के इसको टिक कर सकते हो, है ना। यहाँ पे पेट्रोलियम आ गया, पेट्रोलियम क्या है, ऑयल ही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे हमने टिक कर दिया बिना कुछ पढ़े। कहीं पर ऑयल जैसा कुछ लिखा भी तो नहीं है, सब में फाइनेंशियल एग्रीकल्चर ये सब लिखा गया है। यहाँ पे फ्री ट्रेड कुछ भी लिखा गया, यहाँ पे ऑयल लिखा गया, ऑयल और प्राइजेस, ऑयल पे टिक मार दिया, है ना। ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। तो ये रहे आपके 20 क्वेश्चंस, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था उस पर मैंने फोकस करके बहुत डिटेल में बताया, आपको याद भी करा दिया। ठीक है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, बट कोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है ना, कमेंट बॉक्स पे भी पिंड है। तो वहाँ पे जाके आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर लेना कोर्स को, और वीडियो को आप शेयर कर दो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।